उस पेड़ के नीचे जो बैठती है वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई अपनी जान देकर भी नहीं ढूंढ पाता। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कालिंदी का पेड़, उसकी छाया में क्या छुपा है? क्या सच में कोई मां अपने बच्चे की तलाश में वहां भटक रही है, या फिर वो कोई और ही सच्चाई है जो उन लोगों के राज जानती है जो आज भी उस गांव में रहते हैं? जब रात गहराती है, जब हवा में सन्नाटा छा जाता है, तब वो आवाज फिर शुरू होती है। एक रोने की आवाज, एक गीत की आवाज, मेरे बच्चे को लौटा दो। ये कहानी है उसी आवाज की, उसी डर की जो आपके साथ चलता है, आपकी परछाई बनकर, आपके सपनों में घुसकर, और एक दिन आपसे वो सवाल पूछता है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता। तैयार हैं आप इस सफर के लिए? क्योंकि एक बार इस कहानी को सुनने के बाद आप अब वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे। आपकी हर परछाई में अब एक और शक्ल नजर आएगी, आपकी हर चुप्पी में अब एक और आवाज गूंजेगी, और आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, कभी नहीं। वो कालिंदी के पेड़ के नीचे हमेशा एक लड़की बैठी मिलती थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल, उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता। मेरा नाम प्रकाश है और ये कहानी है उस इलाके की जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ का एक दूरदराज का इलाका, जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ। मैं वहां एक सरकारी डाकघर में मुख्य अधिकारी के तौर पर गया था। शहर की चकाचौंध छोड़कर सोचा था शांति मिलेगी, पर शांति नाम की कोई चीज वहां थी ही नहीं। पहले दिन जब मैं गांव पहुंचा, सबसे पहला सवाल सरपंच ने पूछा, साहब रात को कहीं बाहर मत जाना, खासतौर पर उस पुराने कालिंदी के पेड़ के पास। मैंने पूछा, क्यों, जंगली जानवर हैं क्या? सरपंच ने सिगरेट सुलगाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जानवर तो हैं, पर इंसानी जानवर। मैंने बात को टाल दिया। अंधविश्वास, सोचा। मेरा क्वार्टर गांव के बिल्कुल बाहरी इलाके में था। एक पुराना सा बंगला, उसके ठीक सामने करीब 200 गज की दूरी पर वो कालिंदी का पेड़ था। पहली रात, हवा चल रही थी, जंगल से आवाजें आ रही थीं। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी अचानक एक आवाज आई। कोई गा रहा था, एक महिला की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। गीत समझ नहीं आ रहा था, शब्द अजीब थे, किसी स्थानीय भाषा के। मैं उठा, खिड़की के पास गया, बाहर देखा। चांदनी रात थी और उस पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक आकृति बैठी थी, गा रही थी। मेरी रूह कांप गई, पर मैंने खुद को समझाया, शायद कोई गांव वाली है, कोई रिवाज है। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। आवाज रुकी नहीं, पूरी रात चलती रही। सुबह जब मैं उठा तो सरपंच से मिला। पूछा, कल रात कौन गा रही थी उस पेड़ के नीचे? सरपंच का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर मेरे कान में फुसफुसाया, साहब आपने उसे देख लिया? हाँ, सफेद साड़ी में एक औरत थी। वो औरत नहीं है साहब, वो कालिंदी है। मैं हंस दिया। क्या मतलब? पेड़ का नाम कालिंदी है, औरत का नाम कालिंदी? सरपंच ने गहरी सांस ली। नहीं साहब, वो औरत वो उस पेड़ में रहती है सालों से। हमने उसे कालिंदी नाम दिया है। मैंने सोचा, यहां के लोग पागल हैं। मैं वापस अपने ऑफिस चला गया। दूसरी रात फिर वही आवाज। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई, टॉर्च लिया और धीरे से बाहर निकला। चांदनी कम थी, बादल छाए हुए थे। मैं पेड़ की तरफ बढ़ा। वो आकृति वहां थी, पीठ मेरी तरफ, गा रही थी। मैंने करीब 10 फीट की दूरी रखी। आवाज बहुत साफ आ रही थी। वो कह रही थी, मेरे बच्चे को लौटा दो, मेरे बच्चे को लौटा दो। मैंने पूछा, आप कौन हो? गाना रुक गया। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। घूंघट के पीछे से सिर्फ आंखें दिख रही थीं, बिल्कुल काली आंखें, कोई पुतली नहीं, बस गहरा काला शून्य। मैं पीछे हटा। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने हाथ बढ़ाया, एकदम सफेद लंबी उंगलियां, और फिर वो गायब हो गई। सामने सिर्फ खाली जमीन थी, पेड़ की जड़ें और मेरा गिरा हुआ टॉर्च। मैं वापस भागकर बंगले में आया, दरवाजा बंद किया। पूरी रात रोशनी जलाए बैठा रहा। सुबह मैंने तय किया कि मैं इस बारे में और जानूंगा। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, वो बूढ़ा आदमी जो हमेशा दुकान के सामने बैठा रहता था। उसने मेरी बात सुनी, फिर बोला, साहब
ये कोई 10 साल पुरानी बात है। एक लड़की आई थी बाहर से, प्रेग्नेंट थी। गांव वालों ने उसे शरण दी। वो इसी बंगले में रहती थी जहां आप रह रहे हैं। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने आंखें बंद की। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लड़का था, पर गांव के कुछ लोग वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी औरत यहां रहे। एक रात उन्होंने उस लड़की का बच्चा चुरा लिया, जंगल में ले गए। कहते हैं कि बच्चे को कुछ कर दिया। मेरी सांसें रुक गईं। और लड़की लड़की पागल हो गई। बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक रात वो उसी कालिंदी के पेड़ के पास गई और वहीं उसने खुद को उसी पेड़ से लटका लिया। हवा अचानक ठंडी हो गई। बूढ़ा बोलता रहा। तब से वो वहीं है, अपने बच्चे की तलाश में। कहते हैं जो भी उसके पास जाता है वो उससे एक ही सवाल पूछती है, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? मैं वापस अपने बंगले में आया। मन बहुत बेचैन था। उस रात मैंने फैसला किया, मैं वहां नहीं रुकूंगा। मैं तबादले की अर्जी डालूंगा। शाम ढलने लगी। मैंने अर्जी लिखनी शुरू की। तभी खिड़की से एक आवाज आई, धीमी, रोती हुई। तुम तो नए हो, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? मैंने सिर उठाया। खिड़की के बाहर शीशे पर 2 काली आंखें मुझे देख रही थीं। मैं चिल्लाया नहीं, बस देखता रहा। वो आंखें गायब हो गईं। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर कुछ नहीं था, पर खिड़की के शीशे पर एक हथेली का निशान था, छोटा सा, बच्चे के हाथ जैसा। और उस निशान से पानी की लकीरें नीचे बह रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर निकलने का इरादा था, पर दरवाजे के सामने सफ़ेद साड़ी में वो खड़ी थी। इस बार घूंघट नहीं था। उसका चेहरा सामान्य था, बहुत ही साधारण सा चेहरा, पर वो आंखें अब भी वैसी ही थीं, काली, खाली। उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटी सी कठपुतली थी, लकड़ी की, बच्चे की शक्ल की। वो बोली। उसकी आवाज़ में कोई दर्द नहीं था, बस एक सपाट, नीरस स्वर। मेरा बच्चा मिल गया है, देखो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। पर वो अब ऐसा हो गया है, लकड़ी का, जैसे तुम लोग बना देते हो। उसने कठपुतली को हिलाया। बोलो बेटा, इन साहब को नमस्ते करो। कठपुतली का सिर हिला। लकड़ी की आवाज हुई, खट खट। मैंने कदम पीछे बढ़ाया। वो आगे बढ़ी। तुम डर रहे हो? क्यों? मैं तो बस एक मां हूं, अपने बच्चे के साथ। उसने कठपुतली को अपने चेहरे के पास लाया। हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। किसी को हमें अलग नहीं करना चाहिए। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा हिल नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से पकड़े हुए हो। वो बोली, तुम भी तो अलग हो गए हो ना अपनी मां से, यहां आ गए, दूर। मैंने कहा, मैं काम के लिए आया हूं। हर कोई काम के लिए ही आता है, फिर चला जाता है, पर मैं नहीं जा सकती। मेरा बच्चा यहीं है। उसने कठपुतली को मेरी तरफ बढ़ाया। तुम भी रुक जाओ, हम तीनों साथ रहेंगे। तुम मेरे दूसरे बच्चे बन जाओगे। मैंने जोर लगाकर दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। सारी रात मैं दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनता रहा। वो गा रही थी एक नया गीत। मेरा एक बच्चा लकड़ी का, दूसरा बच्चा डर का, तीसरा बच्चा कौन लेगा, मेरी गोदी का खालीपन भर देगा। सुबह होते ही मैंने सरपंच को बुलाया, सब कुछ बताया। सरपंच ने सिर्फ
और अब वो मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया शीशे के अंदर से मेरी तरफ। मैं बाथरूम से भागकर बाहर आया, सीधा दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खुला था और बाहर सामने पूरा गांव खड़ा था। सरपंच, बूढ़ा आदमी और सभी गांव वाले। उनके हाथों में मशालें थीं। सरपंच बोला, साहब हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमें वो चाहिए जो आपके अंदर है। मैं समझ नहीं पाया। क्या क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसका बच्चा जो अब आपके अंदर है, आपने उसे देख लिया, उसने आपको चुन लिया। अब वो आपके साथ रहेगी जहाँ भी जाएंगे। मैंने पीछे देखा, वो बंगले के अंदर खड़ी थी, खिड़की के पास, और उसकी आंखें अब सिर्फ मुझे देख रही थीं। सरपंच ने कहा, हमने कोशिश की उसे शांत करने की, पर जब भी कोई नया आता है वो फिर जाग जाती है। हमें आपको यहाँ से जाने देना होगा ताकि वो आपके साथ चली जाए, हमारा गांव शांत हो जाए। मैंने कहा, पर मैं कैसे ले जाऊंगा उसे? तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, उसकी आवाज़, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जहां जाओ मैं वहां हूं, तुम्हारी परछाई में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे डर में। गांव वालों ने रास्ता छोड़ दिया। मैं चला सामान छोड़कर, बस स्टैंड की तरफ। पीछे मुड़कर देखा, बंगले की खिड़की पर वो खड़ी थी और उसके पीछे सारे गांव वाले मुझे देख रहे थे। नहीं, वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो उसे देख रहे थे जो अब मेरे साथ थी। बस आ गई। मैं चढ़ गया। सीट पर बैठते ही मैंने अपनी परछाई देखी खिड़की में। मेरी परछाई अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक दूसरी परछाई थी, एक औरत की, और उसके कंधे पर एक छोटी सी परछाई, एक बच्चे की। बस चल पड़ी, और तब से मैं कहीं भी जाता हूं वो दोनों मेरे साथ होते हैं। कभी शीशे में, कभी पानी में, कभी अंधेरे में। वो बस एक ही बात दोहराती है, अब तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, हमेशा के लिए। और कभी कभी रात को जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है, लकड़ी के टकराने की आवाज। कट कट कट, जैसे कोई कठपुतली नाच रही हो।